हेलो एवरीवन। सिंटैक्स का टॉपिक में हमने अब तक 30 पॉइंट को कवर किया है। अब हम आगे की बात करेंगे। तो देखिए पॉइंट नंबर 31। तो 31 में क्या है, आइए समझते हैं। यदि प्लूरल नाउन को किसी निश्चित रकम, दूरी, माप के रूप में प्रयोग किया जाए तो वह सिंगुलर सेंस देता है, अर्थात उसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, अगर प्लूरल नाउन एक निश्चित रकम, दूरी, माप को दिखाता है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। अगर यही नाउन अगर प्लूरल अर्थ देगा तो ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि 5 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये दूरी के रूप में, एक निश्चित दूरी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है इस प्लूरल नाउन को। तो निश्चित दूरी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ना आकर के यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। पॉइंट नंबर बात करते हैं 32 की। देखिए 32 में क्या दे रखा है, हु, विच, वॉट को हम अगर इंटरोगेटिव के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये वाक्य के शुरुआत में आएंगे। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होते हैं तो ये वाक्य के बीच में आते हैं और इनको उसके बिल्कुल बगल में लगाते हैं, ये जिसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये है, जो इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं वो क्वेश्चन वर्ड का भी काम करते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं तो एक सेंटेंस और उसके बीच में रिलेटिव प्रोनाउन, फिर उसके बीच में हम दूसरा सेंटेंस लगाते हैं। तो जैसे कि अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहे हैं तो ये हमेशा उस शब्द के बाद लगाया जाता है जिसको ये मॉडिफाई करते हैं। जैसे आई नो द बॉय हु केम हेयर, तो हु पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है और बॉय यहाँ पे पर्सन है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन हमने क्या लगाया, हु लगाया। अगर सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, एक सेकंड देखिए, पॉइंट चल रहा था 32। तो पॉइंट 32 में क्या दे रखा है, देखिए मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। 32 में दे रखा है कि रिलेटिव प्रोनाउन को हम उसी के बगल में लगाते हैं जिसको मॉडिफाई करता है। तो पर्सन के लिए हु लगाते हैं, वस्तु या जानवर के लिए विच लगाते हैं। अगर किसी में अगर एंटीडिसेंट ना हो, पूर्ववर्ती ना हो, तो उस केस में हम वॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। अगर पेन आपका पूर्ववर्ती है, एंटीडिसेंट है, तो विच आ जाएगा। अगर पर्सन होगा तो हम हु का प्रयोग करते हैं। फिर इस एक पॉइंट और है जो आपको ध्यान रखना है, लेकिन जिन वाक्यों में एनी, ऑल, ओनली, सम, नन, नथिंग आदि आ रहे हैं तो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का हम प्रयोग करते हैं, हु और विच का प्रयोग नहीं करेंगे ये शब्द आने पर। ये स्पेसिफिकेशन का काम करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दैट लगाना होगा। एनी की वजह से क्या लगाया आपने, विच ना लगा करके आपने क्या लगाया, दैट लगाया। तो पॉइंट नंबर 33 की बात करते हैं। 33 में क्या दे रखा है, देखिए एक सेकंड, देखिए 33 में दे रखा है गाइस, यदि वाक्य में सच, जिसका अर्थ होता है ऐसे या इस प्रकार के, का प्रयोग हुआ है तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम एज का प्रयोग करते हैं, हु, विच, दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो एज के साथ हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाते हैं, एज लगाते हैं। जैसे कि सच बॉयज हु आर केयरलेस सफ़र इन देयर लाइफ, तो हु आपको लग रहा हो कि बॉयज़ के हिसाब से हु ठीक है, लेकिन सच के अकॉर्डिंग हमारा हु नहीं आएगा। हम हमेशा क्या लगाएंगे, एज का प्रयोग करते हैं, एज लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 34 की बात करते हैं। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए करते हैं। अगर दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति होंगे तो उनके लिए लगाते हैं वन अनदर।
तो वन अनदर का प्रयोग हम दो से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए करते हैं। जैसे राम और मोहन दो लोग हैं तो ईच अदर लगाया, तो मोहन, सोहन एंड गोविंद, ये दो से ज़्यादा लोग हो गए तो हमने क्या लगाया, वन अनदर का प्रयोग किया। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 35 की बात करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में वन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह हुआ है, वन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह हुआ है तो क्या करेंगे, तो अगर इसका पजेसिव केस बनाना है तो इसका पजेसिव केस क्या हो जाएगा, वन का पजेसिव केस वंस होता है। जैसे कि वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, तो वन के अकॉर्डिंग हिज नहीं आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, वंस का प्रयोग करना होगा। ठीक है गाइस। पॉइंट नंबर 36 की बात करते हैं। 36 में क्या दे रखा है, यदि वाक्य में इज, आर, एम, वॉज, वर के बाद अगर कोई प्रोनाउन आया है तो प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस अर्थात सब्जेक्टिव केस में होगा। तो इज, आर, एम के बाद प्रोनाउन आ रहा है तो हमेशा नॉमिनेटिव केस अर्थात सब्जेक्टिव केस में आएगा। तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई। ठीक है गाइस। अब पॉइंट नंबर 37 की बात करते हैं। देखिए 37 में क्या दे रखा है, यदि वाक्य में हु को रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है तो हु के बाद प्रोनाउन अपने पहले वाले सब्जेक्ट और नंबर के अकॉर्डिंग ही हम लगाते हैं। कहने का मतलब ये है, हु आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन है और ये अपने एंटीडिसेंट के अकॉर्डिंग आता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब वो होगी तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा उस एंटीडिसेंट के अकॉर्डिंग ही आएगी। मतलब आई के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर इज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या लगेगा, हम यहाँ पर एम लगाएंगे। ठीक है गाइस। पॉइंट नंबर 38, यदि कोई दो सिंगुलर नाउन्स आपस में एंड से जुड़े हों और उनसे पहले ईच या एवरी आया है तो उनके साथ वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर में आएगा। ठीक है, तो ईच और एवरी लगने से हमेशा नाउन सिंगुलर में आ जाता है, ये कलेक्टिव का काम करने लगता है। जैसे एवरी बॉय, एवरी टीचर, अगर एवरी नहीं होता तो ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ले लेता, लेकिन एवरी लगने की वजह से सिंगुलर का काम कर रहे हैं तो इसी वर ना करके हमें क्या लगाना होगा, यहाँ पर हम लगाएंगे वॉस। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे वॉस लगा के। पॉइंट नंबर 39, व्हाट इज गिवन इन दिस, लेट डिस्कस इन 39। तो 39 की बात करते हैं बच्चों। यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन को और, आइदर और, नाइदर नॉर से जोड़े हों तो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या ये कह लीजिए जब हम आइदर और, नाइदर नॉर और से दो नाउन को हम जब जोड़ते हैं तो हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे कि आइदर सीता और रीता, तो रीता के अकॉर्डिंग हमने वॉज लगाया। दूसरा एग्जाम्पल, नाइदर प्रमोद नॉर कमल, तो कमल के अकॉर्डिंग हमने हैज़ का प्रयोग किया है। ठीक है गाइस। अब बात करते हैं 40। तो 40 में क्या दे रखा है, प्लीज डिस्कस विद स्टूडेंट एंड नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी जब भी हम प्रोनाउन में सेल्फ लगाते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा तैयार होता है। तो सिंगुलर में एफ आ जाएगा और प्लूरल में लग जाता VES अर्थात सेल्व्स हो जाएगा। तो देखिए क्या है इसमें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स। कभी भी अकेला किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसके पहले हमें कोई भी सब्जेक्टिव केस लगाना होगा। मतलब ये है, कहने का अर्थ ये है कि ये कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम नहीं करेंगे, इनसे पहले मुझे प्रोनाउन लगाना होगा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में कि माई सेल्फ कंप्लीटेड दिस वर्क, तो माई सेल्फ को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया है जो पॉसिबल नहीं है, इससे पहले हमें प्रोनाउन लगाना होगा। प्रोनाउन के बाद रिफ्लेक्सिव केस आना स्वाभाविक है, लेकिन अकेला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है। पॉइंट नंबर 41 की बात कर रहे हैं। एडजेक्टिव का मतलब जानते हैं विशेषण, मतलब विशेषता बताने का काम
करने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है, और एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर डिग्री की बात हो रही है, तो डिग्री कितनी होती हैं? यहाँ पर डिग्री 3 होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री एक व्यक्ति या वस्तु के गुणों में क्या दिखाएगा? समानता दिखाती है, या एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में गुण या दोषों में क्या दिखाएंगे? समानता दिखाते हैं। और दो व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोषों में तुलना की बात करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री। अगर हमें सर्वोच्च स्थिति को दिखाना है, सर्वोत्तम स्थिति को दिखाना है, तो उस केस में हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइस, 42 में देखेंगे क्या डिस्क्राइब किया गया है। पॉइंट नंबर 42 में दे रखा है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम हमेशा क्या करेंगे? देन कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ अलग शब्द हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, पीरियर के बाद कंपैरेटिव डिग्री में देन ना आकर के हम क्या करते हैं? हम टू का प्रयोग करते हैं। तो यानी किसी भी शब्द की एंडिंग आई ओ आर से हो रही है, ज़्यादातर आई ओ आर से हो रही है, तो कंपैरेटिव डिग्री में देन के स्थान पर हम टू का प्रयोग करते हैं। ठीक, 43 की बात करते हैं, तो 43 में क्या दे रखा है देखते हैं। 43 में दे रखा है कि प्रेफर या प्रेफरेबल को हम कंपैरेटिव की तरह ही प्रयोग करते हैं, अतः इनके बाद हम देन ना लगाकर हम किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे कि आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी, तो देन यहाँ पर गलत है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे। पॉइंट नंबर 44, तो 44 की बात कर रहे हैं, तो 44 में क्या दे रखा है? यदि कभी भी किसी भी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि ही इज़ मोर क्लेवरर, मोर से भी कंपैरेटिव डिग्री बना दी है और क्लेवरर से भी कंपैरेटिव डिग्री बनाने की कोशिश की गई है, तो यहाँ पर डबल कंपैरेटिव डिग्री आपस में क्या करेंगी? कोलैप्स करेंगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से मोर हटा देंगे और हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया कि एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री और दो सुपरलेटिव डिग्री कभी भी साथ साथ प्रयोग नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 45, दो व्यक्तियों की तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री और दो से अधिक के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे शी इज़ द वाइजेस्ट ऑफ द टू, और दो लोगों के लिए सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं होगी, दो लोगों के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे शी इज़ वाइजर ऑफ द टू, तो यहाँ पर कंपैरेटिव लगाया और हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है गाइस, तो हमने क्लास 3 में यानी पार्ट 3 में 15 पॉइंट्स को और डिस्कस किया है, और इसी तरीके से हम 15 पॉइंट्स का स्लॉट आपको देते रहेंगे, और टोटल सिंटैक्स को हमने 100 पॉइंट्स में डिस्कस किया है। ठीक है गाइस, चलिए आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे, टेक केयर।